हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो शुगर सेक्टर की कंपनी है और इथेनॉल फील्ड में भी इनका काफ़ी अच्छा योगदान है। हमारी कुछ जो वीडियोज़ हैं जो आपने काफ़ी पसंद की हैं, जो आपका काफ़ी आपने वॉच भी किया है, उनका मैंने एक लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप उन वीडियोज़ को देखना चाहें या शेयर करना चाहें तो आप वहाँ से कर सकते हैं। हमारा एक व्हाट्सएप पे चैनल भी है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप वो जॉइन करना चाहें, वहाँ पे फ़ॉलो कर सकते हैं आप उसको, जिसमें हम शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वहाँ पर देते हैं, तो उससे आपको काफ़ी मदद मिल सकती है। आज जिस कंपनी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, वो बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड है। इस कंपनी का शुगर सेक्टर में भी योगदान है और इथेनॉल सेक्टर में भी ये काफ़ी हद तक अपने आप को स्टेबल कर चुके हैं। इस किसी भी कंपनी के बारे में अगर हम उससे अच्छा जानना चाहते हैं, तो उसका थोड़ा-सा अगर हिस्ट्री हमें पता हो, उसकी वर्किंग हमें पता हो, उसका ऑपरेशंस हमें पता हो, उसके प्लांट्स कहाँ-कहाँ हैं, उसका प्रोडक्ट क्या है, अगर ये थोड़ी-सी हमें जानकारी हो, तो हम उसके साथ अच्छे से जुड़ सकते हैं और उसमें इन्वेस्ट जब हम करें, तो कोई भी अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है जिसमें कोई पैनिक ऐसा आता है, कोई न्यूज़ ऐसी आती है जिसकी वजह से हमें ऐसा लगे कि इसको सेल कर दें या कुछ ऐसा कोई डिसीजन ले लें, तो उस कंडीशन में अगर हमें उस कंपनी के बारे में थोड़ी नॉलेज होगी, अच्छी हिस्ट्री के बारे में पता होगा, उसका प्रोडक्ट के बारे में पता होगा, तो हमें वो डिसीजन इस तरीके के पैनिक डिसीजन लेने में काफ़ी हेल्प हो सकती है। तो इसलिए मैं थोड़ा-सा आपको इस कंपनी की हिस्ट्री बता देता हूँ। बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड को 23 नवंबर 1931 को हिंदुस्तान शुगर मिल्स लिमिटेड के रूप में स्वर्गीय श्री जमना लाल बजाज द्वारा इनकॉर्पोरेट किया गया था। पहला जो प्लांट था उसका, उसके लिए जो जगह चूज़ की गई थी, सिलेक्ट की गई थी, वो आज की डेट में उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में लखीमपुर खीरी जिले के गोला-गोकरणनाथ में है। आज की जो नाम है उसका वो ये है। गन्ने से समृद्ध क्षेत्र में स्थित प्लांट की जो ओरिजिनल कैपेसिटी थी उस टाइम पे 400 टन गन्ना जो था क्रश होता था पर डे। समय के साथ इसे बढ़ाकर आज की डेट में जो उसकी कैपेसिटी है वो 13,000 टीसीडी कर दिया गया है। प्लांट की जो डिस्टिलरी यूनिट ने 1944 में अपना प्रोडक्शन स्टार्ट किया। डिस्टिलरी का मेजर आउटपुट शुरू में पावर अल्कोहल के रूप में था, जो उस समय कम आपूर्ति में था। यह यूनिट सेना को अल्कोहल मिक्स पेट्रोल की आपूर्ति करने वाली देश की पहली इकाई थी। आप ये देखिए, मैं जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ, वो वहाँ हम जो हैं आज बात कर रहे हैं इथेनॉल की, वो उस टाइम पे 1944 में भी ये कुछ इथेनॉल जैसा कुछ, जैसे इसमें लिखा भी है अल्कोहल मिक्स्ड पेट्रोल, कुछ वही रहा होगा उस टाइम पे भी, एग्ज़ैक्ट नहीं पता है उसका। तो उस टाइम पे ये एथेनॉल की प्रोडक्शन करते थे उस टाइम पे भी और उसकी सप्लाई होती थी सेना के लिए। 1967 में एक नई कंपनी शारदा शुगर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड की स्थापना हिंदुस्तान शुगर मिल्स लिमिटेड की सब्सिडी के रूप में की गई थी। इस नई सब्सिडी के तहत 1972 में 1400 टीसीडी की क्रैसिंग कैपेसिटी वाला एक शुगर प्लांट पलिया कला में स्थापित किया गया था, जो गोला कोकड़नाथ इकाई के उत्तर में 70 किलोमीटर दूर एक बड़ा गन्ना आपूर्ति केंद्र था। उस टाइम की बातें हो रही हैं ये। पलिया कला इकाई की एक क्षमता समय के साथ वर्तमान में 11,000 टीसीडी तक बढ़ा दी गई है। मतलब ये उस टाइम पे जो देखें तो उससे आज मतलब कई मल्टीपल्स में बढ़ गई है कैपेसिटी। 1988 में हिंदुस्तान शुगर मिल्स लिमिटेड का नाम बदलकर बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड कर दिया गया और 2 साल बाद शारदा शुगर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड को कंपनी में मिला दिया गया। 2005 में कंपनी ने यूपी के देवरिया जिले में प्रतापपुर शुगर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एक्विजिशन किया। एशिया का सबसे पुराना प्लांट था ये उस टाइम पे। इसकी जो कैपेसिटी थी 3,200 टीसीडी की थी क्रैशिंग कैपेसिटी और 1903 से था ये वो प्लांट जो था वहाँ पर, उसको एक्वायर इन्होंने किया था। मतलब उस टाइम का मतलब सबसे पुराना प्लांट था ये उस टाइम। एक्विजिशन के बाद 1 साल के भीतर इसकी क्षमता दुगनी होकर 6,000 टीसीडी हो गई। बाद में पीएसआईएल का नाम बदलकर बजाज हिंदुस्तान शुगर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड कर दिया गया। इसे बीएचएसएल की सब्सिडी बना दिया गया। दिसंबर 2010 में
BHSIL का BHSL में विलय कर दिया गया। मतलब पहले एक्वायर किया इसको और फिर उसका उसमें विलय कर दिया गया। देखिए, कंपनी की जो एट प्रेज़ेंट क्या सिचुएशन है, क्या उसकी प्रोडक्शन है, उसके बारे में थोड़ा-सा बताता हूँ। बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड एशिया की नंबर 1 और दुनिया की नंबर 4 सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड शुगर कंपनी है। देखिए, एशिया की नंबर 1 है और दुनिया की नंबर 4, तो कोई छोटी-मोटी कंपनी के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। काफ़ी बड़ी कंपनी है ये, जिसकी कुल शुगर केन क्रशिंग कैपेसिटी 1,36,000 टन प्रति दिन है। इतनी कैपेसिटी इंडिया के अंदर तो नहीं है, किसी भी कंपनी के पास नहीं है। और जो इसकी अल्कोहल डिस्टिलरी कैपेसिटी है वो 800 किलोलीटर प्रतिदिन है। उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश में कंपनी की 14 शुगर मिल्स हैं। आज की डेट में सबसे ज़्यादा शुगर मिल्स बजाज हिंदुस्तान के पास हैं। चीनी के अलावा बीएचएसएल इथेनॉल का भी एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है। बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड बजाज ग्रुप, कुशाग्र बजाज जो हैं, उनका जो ग्रुप है उसके अंडर में आता है, उसका एक पार्ट है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई, महाराष्ट्र में है। कंपनी अपनी शुगर मिल्स में प्रोड्यूस्ड बेगास से लगभग 430 मेगावाट का इलेक्ट्रिसिटी पैदा करती है। इसमें से 100 मेगावाट जो इलेक्ट्रिसिटी है वो यूपी स्टेट ग्रिड को आपूर्ति कर दी जाती है। इसके अतिरिक्त शुगर यूनिट्स के पास में 90 मेगावाट के कोल फायर्ड पावर प्लांट्स भी हैं जो स्टेट ग्रिड के लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। मतलब आप ये देखिए, शुगर एक प्रोडक्ट हो गया इनका, इथेनॉल एक प्रोडक्ट हो गया और एक प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मतलब ये जनरेट करते हैं तो अपना तो इनका काम चल ही जाता है और स्टेट ग्रिड को भी सप्लाई करते हैं। कंपनी के जो प्लांट्स हैं, उनकी मैं आपको थोड़ी-सी जानकारी दे देता हूँ लोकेशन के साथ। कंपनी के 14 शुगर प्लांट्स हैं। सभी नॉर्थ इंडियन राज्य उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। सारे के सारे इनके 14 की 14 शुगर मिल जो हैं, वो यूपी में ही हैं। इसमें से किस-किस स्टेट में है, वो थोड़ा-सा आपको आइडिया दे देता हूँ। लखीमपुर खीरी में 3 शुगर मिल हैं, पीलीभीत में 1, मेरठ में 1, सहारनपुर में 1, मुजफ्फरनगर में 2, बिजनौर में 1, शाहजहाँपुर में 1, देवरिया में 1, बस्ती में 1, गोंडा में 1 और बलरामपुर में भी 1 शुगर प्लांट है इनका। तो टोटल ये 14 शुगर प्लांट हो गए। इसमें से आप देखेंगे लखीमपुर खीरी में अकेले में 3 शुगर प्लांट हैं। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा-सा आइडिया देता हूँ, जब शुगर मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, तो उसमें से कुछ बाई प्रोडक्ट्स जनरेट होते हैं। जैसे इसमें 4 ऐसे बाई प्रोडक्ट्स हैं जिनको यूज़ भी किया जाता है, मतलब किसी दूसरे ऐज़ ए दूसरे प्रोडक्ट के लिए भी और उनको खुद भी ऐज़ ए प्रोडक्ट यूज़ किया जा सकता है और कर किया भी जाता है। इसमें सबसे जो मेन आपका आता है, स्टार्टिंग में कर रहा हूँ, सबसे पहला जो है मोलेसिस है। प्रति टन गन्ने से 4.5% से लेके 5% के बीच मोलेसिस प्राप्त होता है। मोलेसिस का उपयोग मुख्य रूप से अल्कोहल, यीस्ट और कैटल फीड के मैन्युफैक्चरिंग के लिए किया जाता है। अल्कोहल का उपयोग इथेनॉल, रेक्टिफाइड स्पिरिट, पोर्टेबल लेकर और एसिटिक एसिड के मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी किया जा सकता है। प्रोड्यूस्ड मोलेसिस का लगभग 90% इंडस्ट्रियल अल्कोहल मैन्युफैक्चरर द्वारा कंज्यूम कर लिया जाता है और शेष 10% पोर्टेबल अल्कोहल सेक्टर द्वारा कंज्यूम किया जाता है। इसमें से अब तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो अब फिगर्स हैं ये चेंज हो गई हैं थोड़ी-सी। इसमें जो एथेनॉल आएगा वो एथेनॉल आपका किसी एक अलग प्रोडक्ट बन जाता है। तो एथेनॉल की जो कैपेसिटी है, जो भी उसकी मैन्युफैक्चरिंग है, उसको डाइवर्ट करके एथेनॉल में भी कन्वर्ट किया जा सकता है इस मोलेसिस को, जो किया भी जा रहा है। तो इसमें जो जैसे कहा गया 90% इंडस्ट्रियल अल्कोहल मैन्युफैक्चरर है, यहाँ पे इसको थोड़ा-सा डिवाइड कर सकते हैं हम। इसमें एथेनॉल के लिए भी ये मोलेसिस का आउटपुट चला जाएगा। बेगास जो है, ये एक तरीके से जो गन्ना होता है, जब उसमें से रस को निकाल लिया जाता है, तो उसके बाद जो बचता है, जो अवशेष बचता है, रेशेदार होता है कुछ, उसको हम कहते हैं बेगास। बेगास में क्या होता है कि इसको हल्का-सा सुखा लेते हैं ये लोग और सुखाने के बाद इसको जो उनकी भट्टियाँ होती हैं, जिसमें स्टीम पैदा की जाती है, उसमें इसको जलाने के लिए यूज़ किया जाता है। उस स्टीम से ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं और वो जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो अपने प्रोडक्शन के लिए भी और स्टेट ग्रिड के लिए भी ये सप्लाई करते हैं।
इसमें जो बच जाता है उसके बाद एक तो वहाँ पे जला लिया इन्होंने, उसके बाद अगर कुछ बचता है तो उसका भी यूज़ किया जा सकता है। जैसे जो पेपर इंडस्ट्री है उसमें इसी चीज़ को यूज़ किया जाता है। सेकंड जो आपके जानवर हैं घरों में जो पाले जाते हैं उसके लिए फीड स्टॉक के रूप में भी बेगास को यूज़ किया जा सकता है। इसमें जो बेगास है इसको हम पहले रस निकाल लेते हैं और रस निकालने के बाद जो बचता है उसको थोड़ा-सा सुखाना पड़ता है। क्योंकि अगर हम उसको नहीं सुखाएँगे तो फिर वो आपको जलाने के लिए काम नहीं आ सकता, आपको दिक्कत कर सकता है। इसलिए उसको पहले थोड़ा-सा सुखा लेते हैं, उसके बाद उसको जलाने में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो बाई प्रोडक्ट है हमारा फ्लाई ऐश है। फ्लाई ऐश क्या होता है जो हमारा बेगास था उसको हमने भट्टियों में हमने जलाया, स्टीम पैदा की। लेकिन क्या हुआ जब हम उसको जलाते हैं, तो जलाने के बाद एक हवा में एटमॉस्फेयर में एक राख सी मिल जाती है काली-काली। उसमें वो ऐश है उसको हम फ्लाई ऐश कहते थे कह सकते हैं। एक बाई प्रोडक्ट है उसका। हालाँकि वो एक तरीके से आप देखेंगे जितने भी जैसे आस-पास कभी आप रहे हों तो शुगर मिल अगर रही हो, तो वैसे आपके लिए तो कोई ख़ास फ़ायदा उसका है नहीं, हमेशा नुकसान ही करता है। सब आप देखेंगे कपड़े भी काले हो जाते हैं, हाथ भी काले। लेकिन वैसे इस जो बचती है ये ऐश अगर इसका वैसे यूज़ देखा जाए तो जो किसान है वो अपने खेतों में इसको यूज़ कर लेते हैं। इसमें पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है। नेक्स्ट जो बाई प्रोडक्ट है वो प्रेस मड है। प्रेस मड क्या होता है कि जब आप जूस आपने गन्ने से ले लिया, उसके बाद आपने क्या किया उसको उसकी क्रिस्टल बनाए, शुगर के क्रिस्टल जब आप बनाते हैं तो उससे पहले उस जूस को फ़िल्टर किया जाता है, बार-बार फ़िल्टर किया जाता है जिससे कि अ, जैसे आप देखते हैं ना जो क्रिस्टल आपको मिलते हैं, चीनी के क्रिस्टल होते हैं, बिल्कुल व्हाइट होते हैं। तो उसको लेने के लिए हम उस ये लोग उसको बार-बार फ़िल्टर कर रहे होते हैं उस जूस को। इसमें जो फ़िल्टर करने के बाद जो बचता है, जो नीचे अवशेष बचता है, उसको ये प्रेस मड कहते हैं, जिसे ऑलिव केक या प्रेस केक के रूप में भी जाना जाता है। इससे क्या होता है जो बच जाता है, वो नॉर्मली तो शुगर बन गई और जो बच गया है उसको जैसे जैव खाद है या खेतों में जो सॉइल है, उसकी जो प्रोडक्शन पावर है, उसका जो मैन्युफैक्चरिंग कह रहा हूँ, जो उसकी उ उपजाऊ क्षमता है, उसको बढ़ाने के लिए प्रेस मैट को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। मतलब कि क्या होता है कि गन्ना जो आप यूज़ कर रहे हैं, उसका हर पार्ट मतलब आपने रस भी निकाल लिया, आपका जो बचा उसको भी यूज़ कर लिया और जो जला दिया उसके बाद बचा उसको भी यूज़ कर लिया। मतलब कुल मिला के मैं आपको बता रहा हूँ कि इस गन्ने को हर पार्ट को इसका यूज़ किया जाता है। इसकी जो की पर्सनल्स हैं वो मैं थोड़ा-सा आपको बता देता हूँ। इसके जो चेयरमैन हैं वो कुशाग्र बजाज हैं और जो एमडी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो अजय कुमार शर्मा जी हैं। बाकी आप देखेंगे तो बाकी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं और 2 नॉमिनी डायरेक्टर्स भी हैं। कंपनी सेक्रेटरी जो हैं कौशिक अधिकारी हैं और जो सीएफओ हैं सुनील कुमार ओझा जी हैं। एट प्रेज़ेंट जो बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड का शेयर की जो कंडीशन आज की डेट में है उसको थोड़ा-सा आपको बता देता हूँ। स्टॉक इज़ ट्रेडिंग एट 0.7 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। देखिए अ, जब हम ऐसे शेयर को उठाते हैं जो देखने से ही लग रहा है कि ये एक पेनी शेयर है और उस वक़्त अगर आपको ये नज़र आए कि जो स्टॉक प्राइस है और जो बुक वैल्यू है, मतलब जो स्टॉक प्राइस जिस पे ट्रेड हो रहा है, वो 0.77 टाइम्स है बुक वैल्यू का। तो ये एक बहुत अच्छी कंडीशन मानी जा सकती है एज़ ए पेनी स्टॉक। नॉर्मली तो हम मानते ही हैं कि भई बुक वैल्यू से कम है आपका करंट प्राइस, तो हम ये मान के चलते हैं कि अंडर वैल्यूड है। लेकिन पेनी स्टॉक्स में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो इसमें आप देखेंगे बुक वैल्यू है इसकी 34.6 नियर अबाउट 35 मान लेते हैं और करंट प्राइस जो है नियर अबाउट 27 इतना एक अच्छा खासा डिफरेंस है। तो उस वजह से मान सकते हैं कि शेयर प्राइस थोड़ा मतलब आपका ये जो शेयर है अच्छी कंडीशन में है मतलब आने वाले टाइम में आपको एक अच्छी रिटर्न एक हेल्दी रिटर्न आपको शायद दे सकता है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो हैं 128 करोड़ हैं और डेट जो है 4292 करोड़ है। लेकिन आप इसकी नेक्स्ट चीज़ देखिए रिज़र्व 4300 करोड़ मतलब कि डेट से ज़्यादा रिज़र्व हैं और फ्री कैश फ्लो भी है 786 करोड़। मेरा जो इस शेयर को लेने का मकसद था, इसके ऊपर जो मैं वीडियो आज आपके सामने बना रहा था,
उसका मेन कारण ये फ्री कैश फ्लो है। कभी भी आप कोई भी कंपनी उठा के देखिए, किसी भी पेनी स्टॉक में फ्री कैश फ्लो होने का मतलब ही नहीं है। तो अगर आपको जैसा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये ऑन रिकॉर्ड है, तो अगर ऐसा इसमें मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा डिसीजन हो सकता है इन्वेस्टमेंट का। इसके कुछ पीयर्स हैं, श्री रेणुका शुगर है, ईआईडी पैरी है, त्रिवेणी इंजीनियरिंग लिमिटेड इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड है, बलरामपुर चीनी है, डालमिया भारत है और मैनारी शुगर है। ये शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हैं हम। इसमें जो मेरा कारण जो था इस शेयर होल्डिंग पैटर्न को आपको दिखाने का, देखिए मार्च 2022 में 24.95 थी प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग, जो अब अगर देखें लेटेस्ट 24.96 है। चलिए बढ़ गई 0.01, लेकिन फिर भी अगर ये नहीं भी बढ़ी होती तो अगर आप देखें तो एक कंसिस्टेंट है, एक कंसिस्टेंसी है कि जो वहाँ पर थी 1 साल पहले थी वही आज भी है। मतलब हम ये मान के चल सकते हैं कि प्रमोटर्स का कुछ फेथ है कंपनी में। देखिए नॉर्मली हम ये मान के चलते हैं जब प्रमोटर अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ा रहा होता है, तो हम ये मानते हैं कि कंपनी की जो कंडीशन है वो शायद अच्छी है जिस वजह से प्रमोटर्स भी अपनी होल्डिंग्स को बढ़ा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है उतनी बढ़ी तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो है मेन है वो है कि कम नहीं हुई है। तो हम ये नहीं कह सकते कि फेथ कम हुआ है, एटलीस्ट फेथ बना हुआ है, बढ़ा नहीं कोई बात नहीं। एफआईआई का देख लेते हैं 1.64% है और डीआईआई 12.41% है। देखिए एफआईआई का अगर देखें तो जून क्वार्टर में 1.6% था जो अब 1.64 है। पहले हालाँकि ज़्यादा था फिर कम हुआ, अब थोड़ा बढ़ गया। पब्लिक के पास है 60.87%। देखिए, ये चीज़ें कभी भी पेनी स्टॉक्स में काम नहीं करती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो देखने की हैं, वो जैसे प्रमोटर होल्डिंग है। ये थोड़ी-सी आपको आपके लिए थोड़ा अच्छा हो सकता है, भई हम जब कोई ऐसा डिसीज़न ले रहे हैं किसी कंपनी के बारे में, तो ये चीज़ें हो सकती हैं भई प्रमोटर जो है वो कंपनी को मतलब उनको लगता है देखिए, प्रमोटर हमसे ज़्यादा जानता है कंपनी के बारे में। तो अगर वो अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ा रहा है, तो हम ये मान के चलते हैं कि कंपनी की जो कंडीशन है, वो अच्छी है और पेनी स्टॉक के केस में तो हमें थोड़ा-सा ये मानना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी कुछ जो रेशियोज़ हैं और पैरामीटर्स हैं वो इतना हेल्दी नहीं होते हैं पेनी स्टॉक्स में। तो कुछ ही चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। अब जैसे इसमें देखने को मिल रही है बुक वैल्यू है जो काफ़ी अच्छी है। प्रमोटर्स होल्डिंग है जो बहुत अच्छी नहीं है लेकिन कंसिस्टेंट है। तो कुछ चीज़ें अच्छी हैं। तो उस चीज़ में मतलब ये सारी चीज़ें अगर हम कंसीडर करें, तो उस हिसाब से देख सकते हैं भई अगर बहुत अच्छा नहीं है, तो बुरा नहीं है और आने वाले टाइम में जैसे इथेनॉल का चल भी रहा है, तो आपको कुछ ना कुछ एक अच्छा ही मिलने वाला है। मतलब बहुत अच्छा अच्छा खासा देखिए रेट अभी जो है नियर अबाउट 26 है, तो इसमें आपको जहाँ तक मेरी सोच कहती है, जितना मैं ये जो पैरामीटर्स हैं उसको देख पा रहा हूँ, तो मुझे लगता है अच्छा लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। जो एक लेटेस्ट अपडेट है इसके बारे में, वो मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ। आपको ध्यान होगा 16 अगस्त 2022 में जब कंपनी का शेयर क्रैश हुआ था, आपको याद भी रहा हो, तो उस वक़्त पे क्या था एसबीआई ने एनसीएलटी में एक पिटीशन डाली थी, जिसमें उनकी कुछ पेमेंट के बारे में उन्होंने बताया था कि वो पेमेंट उन्हें कंपनी से नहीं मिली है, जिसकी वजह से कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया जाए। उस वक़्त भी मैंने सबको यही कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता, ये इतनी छोटी कंपनी नहीं है कि कोई भी कुछ ऐसी बात होगी और ये बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं है। देखिए, शुगर इंडस्ट्री आज की डेट में इतनी आप कमज़ोर ना समझें कि कोई छोटी-मोटी बात से शुगर इंडस्ट्री को आप हिला सकते हैं। आज की डेट में शुगर इंडस्ट्री बहुत पावरफुल है, क्योंकि इसके ऊपर हमारा फ्यूचर टिका हुआ है। हम क्या कोशिश कर रहे हैं आज की डेट में, बातें हम बहुत कर रहे हैं जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल की भी बातें कर रहे हैं, हम ग्रीन हाइड्रोजन की बातें कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है ये सब चीज़ें अभी बातें ही हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल आप लाए हैं लेकिन अभी आपके पास कोई इंफ्रा नहीं है। देखिए इन कोई भी प्रोडक्ट आप जब मार्केट में लाते हैं, अगर आपके पास इंफ्रा नहीं है ना उस चीज़ का, तो आप उसको इतनी आसानी से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएँगे।
आज की डेट में आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल ले आएँ, आप यूज़ भी कर रहे होंगे। लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि आप कोई अपना इलेक्ट्रिकल व्हीकल लेके चल दिए हैं, 500 1000 किलोमीटर आप चले गए, हो सकता है ऐसा? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपके पास इंफ्रा नहीं है। ठीक है, लोकल में आप 10-20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर आप चल लेंगे, वो अच्छा है, उसके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन आप लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल को यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो उस इंफ्रा को खड़ा करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। वो चीज़ आपके पास अभी गवर्नमेंट इथेनॉल के ऊपर ध्यान क्यों दे रही है, उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि यहाँ पे इंफ्रा खड़ा नहीं करना पड़ेगा। सब कुछ इंफ्रा तैयार है। सिर्फ़ आपको ब्लेंडिंग पे ध्यान देना है। सिर्फ़ ब्लेंडिंग कर देंगे, इंफ्रा रेडी है बिल्कुल। तो इसीलिए गवर्नमेंट इस पे बहुत ध्यान दे रही है और ऐसी इंडस्ट्री को आप ये मान के चलिए कि ये इंडस्ट्री इतनी मतलब मेरी सोच है, मैं आपको कुछ कह नहीं रहा हूँ, मेरी मेरी बातों से आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी रिसर्च करें। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला फ्यूचर जो है वो इथेनॉल सेक्टर में जितनी भी कंपनियाँ होंगी, अच्छी खासी रिटर्न दे सकती हैं। तो ये हम बात कर रहे थे जो लेटेस्ट अपडेट था इसका 26 अगस्त 2022 को ये पिटीशन दायर हुआ था। तो अब इसका एक डिसीजन आया है जिसमें उस वक़्त आपको खुद पता चल उसको याद हो अगर आपको थोड़ा-सा, तो उस वक़्त भी बजाज हिंदुस्तान ने पेमेंट अपनी कर दी थी कुछ दिनों थोड़ा टाइम लगा था उसमें लेकिन प्राइस क्रैश हो गया था। तो वही बात अब आई है ये डिसीजन ऑर्डर दिए हैं एनसीएलटी ने एसबीआई को कि इसमें जो मेन पॉइंट थे वो मैंने यहाँ पे लिए हैं सिर्फ कि बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड ने अपनी आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो था उनका उसकी पेमेंट कर दी है। तो एसबीआई को ऑर्डर दिया गया है कि वो एप्रोप्रिएट एप्लीकेशन के साथ 1 हफ्ते के अंदर अपनी प्रेजेंट पिटीशन जो उस वक़्त डाली गई थी, उसको वापस लें और इसकी जो अगली हियरिंग है वो 25 अक्टूबर 2023 में है। तो आज की वीडियो में हमारा इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसको सब्सक्राइब करें। अपने जो फ्रेंड्स हैं, जो जिनकी इन्वेस्टमेंट है, उनको अगर आपको कुछ हेल्प मिली हो, तो उनकी भी हेल्प करने की कोशिश करें। इसको शेयर करें।